हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी इस नई सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है, इसमें आपके लिए जीके के बहुत ही सिलेक्टेड, रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो उनका कलेक्शन रखा गया है अलग अलग सब्जेक्ट से आपके होने वाले एग्जाम के रिगार्डिंग, जहाँ पे हम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, आर ओ एज वेल एज यूपी पीएससी एंड यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। तो हमारी जो है वो इस चैनल पे आज जीके सीरीज़ की आज पहली क्लास है। चलिए जी, पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? तो अभी जो एंशियंट हिस्ट्री जो लोग कवर कर चुके हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये जो है हमारे बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही जो प्रतिभावान शासक होते थे उस ज़माने में भी, कुछ जिनके पास कई कई सारे गुण होते थे। यानी वो कवि भी होते थे, वो खगोल शास्त्री भी होते थे, वो बहुत सारे मतलब क्वालिटीज़ से फुलफिल होते थे। तो कृष्णदेव राय जो है उनमें से एक शासक हैं जिन्होंने इस पुस्तक की रचना करी। और ये काफ़ी शौकीन थे कला के, कविताओं के, खुद भी कवि थे, ये लेखक थे। तो इनके दरबार में जो है वो अष्टदिग्गज नाम के 8 कवि इसको जो है शोभा देते थे। यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आपके लिए निकल के आया है कि अष्टदिग्गज जो है वो क्या था। तो ये 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का एक समूह था जो किसके दरबार में रहता था? कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज से मुझे एक और याद आ रहा है, अष्टप्रधान, है ना जी। तो अष्टप्रधान को लेकर के भी क्वेश्चन बनता है कि वो क्या था? अष्टप्रधान नाम के जो है वो समूह क्या, किससे रिलेटेड था और किसके साम्राज्य में वो देखा गया था? तो वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अष्टप्रधान क्या था। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? ठीक है, यहाँ जब 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया, उसके बाद हमें संशोधित करना था। तो जो पहला रिफॉर्म हुआ है, जो पहला अमेंडमेंट हुआ है, वो 1951 में हुआ है, एक साल बाद। और वो रिफॉर्म बेसिकली जो भूमि सुधार, समानता, इस तरह की बातों पे जो है वो ध्यान रखते हुए उन पे किया गया था। जैसे लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आए थे उसमें हम पहले संशोधन में। तो यहाँ देखिए जो जिक्र है, इसको सर्वप्रथम 1951 में संशोधित किया गया, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नवीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। इसमें नवीं अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो वो पहले जो है संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक है। आपको बता दूं कि हमारा जो है इस चैनल का अपना एक ऐप भी है, सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपके लिए कुछ फ्री कोर्सेज और फ्री टेस्ट का जो है वो कलेक्शन रखा गया है, जहाँ पे आप अपना पढ़ाई करने के बाद उसको जो है देख सकते हैं। उस पर रोज़ जो है वो अपडेट किया जाता है, 40 क्वेश्चंस का जो है सेट लाते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ क्लासेस भी उसमें चल रही हैं जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बूस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? अब भाई, रॉलेट एक्ट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को उसकी पूरी कहानी, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखी है, उनको पता होगा। तो पहले तो यहाँ आंसर देख लेते हैं। जो है 1919 में जो है ये रॉलेट एक्ट लाया गया था। ये बेसिकली क्या था? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी इसको बोला गया था, काला कानून भी बोला गया था। और ये क्या था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि ये आदमी बागी हो रहा है, ये संदेह है इस पे हमें, और हल्का सा भी संदेह होता था, बिना किसी प्रूफ के ये किसी भी आदमी को पकड़ लेते थे, उसको जब तक मर्जी ये प्रिजन एज अ प्रिजनर रखते थे, बंदी बना के कोई कैसा भी केस उस पर चला सकते थे। और इस पर उसको वकील करने का भी कोई अधिकार नहीं था, इसलिए इसको ये काला कानून बोला गया। और इसी के विरोध में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, वो जो है वो लोग धरना प्रदर्शन, काइंड ऑफ धरना आप कह लीजिए, या रैली वगैरह कर रहे थे। तो उस रैली में जो है गोलीबारी की गई और उस रैली में से वहाँ पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये बहुत छोटी सी घटना थी, ये विरोध में जो उसके कर रहे थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को जब गिरफ्तार किया गया, तो उसके विरोध में यहाँ 13 अप्रैल को बैठे थे जालियांवाला बाग में सभा करने। आम जनता थी जो वहाँ बैठी थी, और जनरल डायर को देखा नहीं गया, या आप जो भी कह लीजिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स थे वो।
और उनकी क्रूरता का ये जो है परिणाम हुआ कि 13 अप्रैल 1919 में अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें कितने हज़ार बच्चे और बूढ़े और औरतें जो हैं उसमें शहीद हुए। इतनी ऊंची दीवारें थी उस बाग की, कहा जाता है कि उसको भागने की कहीं जगह नहीं मिली, तो वहाँ बीच में एक कुआं था। गोली से बचने के लिए जो महिलाएं और बच्चे थे वो उस कुएं में कूदे जा रहे थे और अल्टीमेटली वो वहाँ जाके भी मर रहे थे। तो ये बहुत त्रासदी आप कह सकते हैं, बहुत ही भयानक घटना थी। तो ये देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछ रहे हैं आपसे। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यताओं के बाकी सारे जो है वो नगर और संस्कृतियाँ आपने पढ़ी हैं, तो आपको पता होगा कि कौन कौन से अब इंडिया में हैं और कौन कौन से अब इंडिया से बाहर चले गए हैं। जैसे मोहनजोदड़ो जो है वो आपका अब सिंध बलूचिस्तान वाले रीजन में, ये अपने यहाँ का नहीं है। तो जो बताना है, बंदरगाह जो है बहुत फेमस था, वो था लोथल, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद नदी के करीब में। ये लोथल डॉकयार्ड वहाँ से एक मिला था बहुत बड़ा, और कह सकते हैं आप उसे जहाज़ों की गोदी। और वहाँ पे पारस की मुद्रा, सील, इस तरह की चीज़ें मिली, जिससे कि ये पता चला कि भैया यहाँ से हम जो है ट्रेड करते थे उस ज़माने में। दूसरे देशों के साथ हम आयात और निर्यात जैसी चीज़ें वो लोथल से करते थे। अच्छा, अगर आपसे नदी पूछ ले कि वो बंदरगाह जो है वो किस नदी के किनारे था, तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी बोलते थे उसको। उस ज़माने में उस नदी का नाम भोगवा नदी था। ठीक है। तो यहाँ से बस इतना आपको ध्यान रखना है, लोथल जो है बहुत बड़ा समुद्री तट और बंदरगाह था। अब यहाँ आपसे एक और एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज होंगे, इनको नहीं पता होगा, और बहुत से लोगों को आता भी होगा जिन्होंने। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? यहाँ दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह। तो इसमें से आप लोगों को पता होगा, आंसर है इसका सभी। ये सारे ही विवाह उस समय पे प्रचलित थे। और इसके अलावा और 8 विवाह थे जिनका जिक्र आता है अलग अलग जगह पे। तो कुल 8 प्रकार के विवाहों का आप एक बार मेंशन जो है नाम ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापति, और इसके अलावा प्रजापति विवाह के अलावा गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच विवाह। ठीक है, ये भी वहाँ पे पॉपुलर थे, और इनके नाम मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसको क्विक रीडिंग के थ्रू याद रखिए, क्योंकि हो सकता है अगला क्वेश्चन इनमें से किसी और विवाहों को दे के पूछ ले कि कौन कौन से प्रचलित थे, कौन से नहीं थे, तो आपको पता होना चाहिए। कहा जाता है कि इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत विवाह माना जाता था। बाकी सभी विवाहों को मतलब विधि सम्मत विवाह नहीं मानते थे। तो ये एक और नया क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, अब यहाँ जो छठा क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासन काल में पूरा हुआ? बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एक्साइटेड होके कुतुबुद्दीन ऐबक लगा देंगे। तो अगर यहाँ आप थोड़ा सा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करें तो देखिएगा किसके काल में पूरा हुआ पूछ रहा है। तो नींव तो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नो डाउट, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी में वो नहीं बनवा पाए थे, उसके बाद इल्तुतमिश ने, जो अगला उत्तराधिकारी थे कुतुबुद्दीन के, उन्होंने जो है इसका निर्माण कार्य पूरा किया था। तो इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, जबकि निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के दौरान कराया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसकी याद में जो है ऐबक ने ये पूरा जो है इतना बड़ा कुतुब मीनार की नींव डाली, किसकी याद में? तो एक सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप में से बहुत से लोगों ने सूफी संत वाला जो चैप्टर जब पढ़ा होगा तो देखा होगा उसमें। तो ये बख्तियार काकी के नाम पे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका जो है वो नींव डाली थी। यहाँ पे देखिए, इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर मारिएगा, बिल्कुल भी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल नहीं। बख्तियार काकी सूफी संत थे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो इसको आप इग्नोर करिए। यहाँ जो है एक बात और ध्यान देने वाली है, एक और अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे किसी अच्छे एग्जाम के रिगार्डिंग, जैसे पीसीएस में ही एक बार बना था कि इनमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कुतुब मीनार के निर्माण कार्य से संलग्न था? ठीक है, तो उसमें तीनों आपके जो है, तीसरा नाम एक और जो निकल के आता है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक। क्या था कि इसकी जो है चौथी मंजिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसका निर्माण कार्य वो टूट गई थी, तो उसकी मरम्मत जो है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराई थी अपने शासनकाल में। तो इस तरह से इनडायरेक्टली यहाँ पे 3 जो सुल्तान हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं इस कुतुब मीनार के साथ। तो ध्यान रखिएगा, फ़िरोज़ शाह तुगलक का भी नाम उसके साथ जुड़ता है। उच्च न्यायालय के द्वारा कितनी रिटें जारी करी जा सकती हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों की है, दोनों ही रिटें जारी कर सकते हैं। और टोटल रिटें जो हमारे पास है वो है 5। ठीक है,
5 रिटें हम जारी कर मतलब 5 रिटें जारी करते हैं ये उच्च न्यायालय। लेकिन कार्यक्षेत्र की बात करें तो कंपेयर करें अगर, तो उच्चतम न्यायालय के मतलब कंपैरिजन में आपका हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर होती है इन रिटों को जारी करने की, उनका कार्यक्षेत्र ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि अब एक आदमी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ना जा पाए, मतलब ना जाए, उसके लिए पहले ही एक प्लेटफॉर्म बड़ा सा हम उसको दे दें। इसलिए उसका रीजन जो है हाई कोर्ट का वो ज़्यादा वास्ट रखा गया है ताकि आम आदमी की पहुंच वहाँ तक जल्दी हो। अगर वहाँ पे वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलर विवाद को, तो फिर मामला तो देखने के लिए हमारा एससी जो है वो बैठा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय का रीजन रिटों के मामले में थोड़ा ज़्यादा है, उस वास्ट है। ठीक है, अब रिटों के बारे में देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, इसको नेगलेक्ट मत करिएगा। कई लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार पढ़ने के बाद भी। और कन्फ्यूजन का विषय ये होता है कि सबसे पहले तो उसका हिंदी इंग्लिश वर्जन में डाउट होता है उनको, क्योंकि हम हमेशा हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो ज़्यादातर हम हिंदी मीडियम का पढ़ के उसको समझते हैं हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी जो ट्रेंड है वो ये है कि हिंदी छात्रों को थोड़ा सा मुश्किल होती है कि वहाँ पेपर में हिंदी की बजाय इंग्लिश नाम दे करके पूछ लेता है। तो बात करते हैं पहली रिट की। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं इसको। ये गिरफ्तार किए गए किसी आदमी के लिए है ये रिट। बेसिकली वो मतलब वो जाकर के उस रिट को दायर कर सकता है और उसके लिए होता है कि केस करने से पहले उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ऐसा इस रिट में जो है वो उसको सुविधा दी गई है। दूसरा है परमादेश या मैंडमस, इसको मैंडमस भी बोलते हैं, यानी हम आदेश देते हैं। ये उच्चतम न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ जो ज़िला न्यायालय हैं, उनको जो है आदेश देता है कि अपने कामों को, अपने कार्यों को समय पे पूर्ण करें। अगर कोई काम जो है वो देर से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि ये जो है सिर्फ न्यायालयों में नहीं, ये सरकारी संगठनों और उसके अलावा और भी जगहों पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट वो आदेश देता है। ठीक है, तो ये परमादेश है। ये हाई कोर्ट भी दे सकता है अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को या किसी संस्था को। ठीक है, तीसरा है आपका प्रतिषेध। तो प्रतिषेध जो है प्रोहिबिशन इसको बोलते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से नीचे के न्यायालयों को, उनको ये बोलते हैं कि आप अपने जो है अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ के, अपने लिमिट से आगे बढ़ के जो ये फैसला दे रहे हैं, ये इसको रोका जाए, तुरंत प्रोहिबिट किया जाए इसको। तो वो हमारा प्रतिषेध होता है। दूसरा है क्यों वारंटो या अधिकार परीक्षा। ये पूछता है एक किसी पद में, सपोज किसी पद में एक व्यक्ति की नियुक्ति दे दी जाती है और उसकी समय सीमा जब उस पद की जो है वो 60 साल की रिटायरमेंट की है और वो व्यक्ति 62 साल का है जब वो नियुक्त हुआ, तो आपसे जो है उस आदमी से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार होगा पूछने का, मतलब ये वो पूछेगा कि आप किस अधिकार से, किस हैसियत से, किस पद से, मतलब इस पद पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा है। उसके बाद है उत्प्रेषण या इसको सर्टोरियो भी बोलते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट मांगना। जैसे कि आपसे उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट से या हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले न्यायालयों से उनके जो फैसले जो उसने दिए हैं, जो उन पर कार्यवाही की है, उसका सबूत मांग सकते हैं लिखित तौर पे। तो ये है उत्प्रेषण, सर्टिफिकेट देना उसको। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पांचों रिट आपने कवर कर ली ईजिली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार नहीं रहा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो 44वां संशोधन जो था 1978 में हुआ था, 1978 में, इसको यहाँ से मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के विधिक अधिकार बना दिया गया था और अनुच्छेद 300 का के अधीन रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये एक विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ही देता है। कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति का चैप्टर पूरा करने के बाद भी क्वेश्चन इतना घुमा के दे देते हैं कि आप समझ नहीं पाते कि यहाँ पे सही आंसर आते हुए भी आप क्या लगाएं। बट ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो है उसको देता है। अब अगर उपराष्ट्रपति, एक बात पूछी जाती है कि अगर उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो फिर भाई उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके आप अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है सीरीज चलती है। और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ, पहली लोकसभा बनी, तो उसका अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था किसको? जीवी मावलंकर को। ठीक है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और आप में से कई लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। इनका कार्यकाल देखिए 1952 से 27 फरवरी 1956 तक चला था। अच्छा, पहले लोकसभा चुनाव भी 1952 में जाके संपन्न हुए थे। ठीक है जी।
बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और ये अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो उससे 10 और क्वेश्चन आपके जो है कम से कम कुछ नहीं तो 3 4 5 और नए एमसीक्यूज़ आपके तैयार हो जाते हैं। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का हमेशा से आपको फ़ायदा मिला होगा, और आजकल जैसा ट्रेंड है, सारे टॉपर्स की कहानी आप सुनिए, वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि पढ़िए। अगर आप पढ़ाई जो है वो 40% करें तो 60% आप एमसीक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ में अपना टाइम दीजिए। ये बहुत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना। तो इसलिए हम लोग ये सीरीज़ लेके आए और यहाँ पे हर तरह के सब्जेक्ट्स को शामिल किया, ताकि ये आपके बहुत सारे मल्टी जो है वो कहते हैं ना एग्ज़ाम्स को कवर करे। तो इसलिए चलिए 11वां क्वेश्चन देख लिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। अभी जब ये क्वेश्चन बनाया गया होगा तब आई थिंक आंध्र प्रदेश का डिवीज़न नहीं हुआ होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को अब डिवाइड करके जो है वो जो ऊपर स्थल वाला पार्ट है ये उसको जो है आंध्र प्रदेश बोलते हैं हम, वो समुद्र से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नीचे जो समुद्र से रिलेटेड है वो आपका तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना ध्यान रखिएगा। तो तेलंगाना नीचे वाला है और ऊपर वाला आंध्र प्रदेश है। पर यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि वो पूरा पूरा रीजन जो तमिलनाडु वाला है, जैसे ये आपका इंडिया है सपोज़, तो पूरा ये तमिलनाडु वाला इस रीजन की बात हो रही है। इस रीजन को क्या कहते हैं, तो ये है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है। इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। बात कर लेते हैं ज़रा पश्चिमी घाट वाले रीजन्स की भी। तो यहाँ पे आपका कोंकण तट है, जो गोवा और ये वाला रीजन है ये कोंकण तट है। उसके बाद आपका कर्नाटका से शुरू होता है कन्नड़ तट, ये आपका इधर तक आता है कर्नाटका बेंगलोर, और उसके बाद केरला वाला पार्ट जो है यहाँ पे इस तट को हम मलाबार तट बोल देते हैं। और पूर्व में बात करें तो ये आपका कोरोमंडल हो गया जिसकी बात अभी की गई है। और इसके ऊपर आएंगे तो आपको उत्तरी सरकार तट मिलेगा जो आपका उड़ीसा तक जो है वो जाता है। तो इस तरह से आपके तट भी आपने देख लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट था ये भी जानना बाकी के सारे तटों को। चलिए जी फटाक से अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है। अब जी सारे दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाले हैं, हो ही रहे हैं। टफ मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। सारे दर्रों का बस इतना हमें और एक्स्ट्रा पढ़ना है कि कौन से दर्रे से कौन सा रास्ता मतलब जोड़ा जाता है, ये दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस, और कौन से दर्रे से कौन सी नदी होकर बहती है। बात कर रहे हैं हम सतलज नदी की, जो है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी शिपकीला से होकर के इंटर करती है इंडिया में, जो कि हिमाचल प्रदेश का दर्रा है शिपकीला दर्रा, ठीक है। शिपकीला दर्रा जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। अब आधे से ज़्यादा लोग अगर समझेंगे तो उसको पेट्रोल लगा के आएंगे, और समझदार लोग पेट्रोल की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन आपके लिए नहीं आने वाला। यहाँ जो पेट्रोलॉजी है वो चट्टानों का अध्ययन है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। उसका उत्पत्ति, संगठन, वितरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। अब ये देखिए हमारे जो ऐप पे वो जो कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग डिमांडिंग, सबसे ज़्यादा तो ये जो आपका जूनियर शिक्षक भर्ती है, इससे जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें एसएसटी जो है वो बाय आकांक्षा तिवारी मैम जो है उनके थ्रू ली जा रही है। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के भी बैचेस स्टार्ट हैं, समय समय पे अलग अलग बैचेस आ रहे हैं, आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन का डेली स्पीड टेस्ट आपके 40 क्वेश्चन जो है वो इसमें डेली लाए जाते हैं। प्लस आपका ये डेली क्विज़ है जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स सारे एग्जाम्स के लिए हैं, जिसकी मैंने आपको बात बताई। और ये जो है सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो डिमांड में रहता है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए गणित विज्ञान की भी क्लासेस चल रही हैं। तो ओवरऑल काफ़ी कुछ हमारे बैचेस चल रहे हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट भी हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो एक बार ज़रूर इस ऐप के साथ जुड़ें और अपना एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा सा लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस लें। चलिए जी 14वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आंसर देखिए ताप्ती। बात करते हैं डेल्टा है क्या। जब नदी जो है निकलती है ओरिजिन होने के बाद वो मैदानों से होकर के जाती है, तो मैदानों में उसको रास्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि प्लेन्स हैं वहाँ मिट्टी पत्थर कंकड़ बहुत सारा कचरा बहुत सारे सेडिमेंट्स होंगे, जिनसे उनको काट काट कर उनको उसको रास्ता बना के आना होगा, और अपने साथ वो कुछ सेडिमेंट्स लेकर भी चलेगी। जब चलेगी और उसको समुद्र से मिलना होगा तो उस मुहाने पे वहाँ पे वो जो है वो सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप समुद्र से मिलते समय उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो रही है।
तो यहाँ पे जो है सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए अलग अलग शेप में, तो हमारे अलग अलग डेल्टा फॉर्म हुए। वो डेल्टा वाला जब चैप्टर कभी उसको अच्छे से वास्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे तब देखेंगे। तो ये होता है हमारा डेल्टा। तो जो ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती, तो फिर क्या बनाती है? क्योंकि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में इस वाले रीजन से ताप्ती निकलती है और यहाँ से निकल के वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये जो पूरा रीजन है ये भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली आप कह सकते हैं ये है। इसको बना बनाया रास्ता मिल जाता है जहाँ से इसको कोई काटना पीटना कुछ अपर्दन जैसा कुछ भी नहीं करती, अपने साथ कोई सेडिमेंट्स नहीं लिए होती है। तो ये जब बने बनाए रास्ते से जाएगी, कोई सेडिमेंट नहीं लिए होगी और समुद्र में जब मिलेगी तो ये डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होती है? समुद्र का खारा पानी जहाँ पे नदी के ताज़े पानी से मिलता है वो रीजन पूरा आपका एस्चुरी कहलाता है, जहाँ पे बहुत सारे जीव और बहुत सारे जो है मछली, क्रैब, इस तरह के जीव जो है वहाँ पे एक बैंक टाइप का बन जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आ जाते हैं उस बैंक की वजह से, फ्रेश वाटर और समुद्र के मरीन वाटर के मिलने से। ठीक है, काफ़ी वैसा रीजन होता है वहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब खैर इन्वायरमेंट की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है, डेल्टा ना बनाने वाली नदी अकेले ताप्ती नहीं है, कुछ और नदियाँ भी हैं जो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, अक्सर पूछता है। तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी, घग्गर और माही, ये नदियाँ भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये सारी की सारी देखिए वेस्ट फ्लोइंग है। ये यहाँ जा कर के सारी गिर रही हैं खंबात की खाड़ी में और रिफ्ट वैली से जा रही हैं और ज़्यादा दूरी भी इनको ट्रैवल नहीं करनी पड़ रही, यहीं कहीं से ओरिजिन हो रही हैं और यहाँ गिर रही हैं। तो जब ज़्यादा दूरी नहीं ट्रैवल करेंगी तो अपने साथ सेडिमेंट नहीं लाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि एस्चुरी बना रही है, ना कि डेल्टा। तो कभी कभी क्या है, नर्मदा और ताप्ती के अलावा ऑप्शन में और भी नदियों के नाम दे देगा, नर्मदा ताप्ती नहीं देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी और नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बना रही हैं। चलिए जी, 2011 की जनगणना देख लें भैया, ये सेंसस तो पीछा नहीं छोड़ेगा कभी। अभी 2011 की जब एक्सपायर होगी तो हमको 2021 की पढ़नी है और सेंसस पढ़ते पढ़ते हमें अपने एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। तो जनगणना की बात कर रहे हैं, कम जनसंख्या पूछ रहे हैं। कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या थी, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की सबसे कम जनसंख्या है, क्योंकि पूरा ये कोरल आइलैंड है, प्रवाल वाला आइलैंड है। तो ज़्यादा मतलब यहाँ पे घनत्व भी नहीं है, ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कम जनसंख्या और कम जनसंख्या घनत्व तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो दोनों ही के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं, दोनों का डेटा भी अलग अलग है। अरे आप लोगों को पता होगा अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ जो लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े हैं उनको एक विद्रोह याद आ रहा होगा, अहोम विद्रोह, जो असम वाले रीजन का विद्रोह था। वहाँ की जनजाति जो है उसे कृषक वर्ग था और ज़मींदारों के खिलाफ जो है उनका वो विद्रोह था। तो ये अहोम विद्रोह वहाँ से निकल के आया है, तो ये असम की जनजाति है, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में बहुत सारे विद्रोह हैं जो पढ़ने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी सीरीज़ में आपको इसके क्वेश्चन मिल भी जाएंगे देखने को। तो ध्यान रखिएगा, अहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है। अच्छा, अहोम विद्रोह की बात करी हमने, तो उसके जो है नेता पूछे जाते हैं कि कौन जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर, आप ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में मुझे लगता है अपवर्तन, प्रकीर्णन और विवर्तन आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसका यूज़ बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि वाईफाई केबल्स में, इवन इलेक्ट्रिसिटी में और बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल का मतलब होता है जब एक निश्चित बिंदु से कोई लोलक जो है वो ट्रैवल करता हुआ वापस उसी बिंदु पे जब आता है, वो पूरा उसका आवर्तकाल होता है, ठीक है। जैसे एक झूला है, उसने यहाँ से चला और यहाँ तक गया और यहाँ तक जाने के बाद फिर वापस यहाँ पे आने में जितना वो समय लेगा वो उसका आवर्तकाल होगा। तो यहाँ जो एक सेकेंड लोलक की बात हो रही है उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड है, ठीक है, 2 सेकेंड है। और इसका आवर्तकाल का जो इकाई होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सेकेंड होती है। फिज़िक्स में देखिए जब आप ये सब पढ़ेंगे तो इकाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ास करके यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम्स में, जो ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम्स हैं, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे उसकी गुरुत्वाकर्षण की और बल की, बलाघूर्ण की, इस तरह की जो है इकाइयों का एक वो दे देते हैं और उसको मिलान करना होता है सही वाले ऑप्शन से। तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकटतम बिंदु पूछ रहे हैं ये। तो दूरदृष्टि पहले तो आपको पता होगा, हाइपरोपिया भी बोलते हैं इसको।
तो इसमें क्या होता है, उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो क्लियर दिखती हैं, लेकिन पास की जो है वो ऑब्जेक्ट्स और लेटर ऑब्जेक्ट्स कोई भी चीज़ क्लियर नहीं दिखती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधा आप इसको अपोजिट कर लीजिएगा। जैसे इसकी ट्रिक है, जैसे दूर दृष्टि, तो यानी दूर का सही दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, अपोजिट वाला दोष होगा उसको। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक उसकी जो है वो निकटतम बिंदु होगा, इसलिए उसको पास की चीज़ से नहीं दिखाई देंगी। उसको फिक्स करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अगर बात करें जिनको दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है, उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, और उसको मायोपिया भी बोलते हैं। कहीं कहीं मायोपिया भी लिखा होता है, निकट नहीं लिखा होता। तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करके हम उसको सही कर लेते हैं। सेशन का आखिरी क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो यहाँ आप लोगों को सबको इसका आंसर पता होगा कि उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है। सॉरी, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन एक भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। नाभिक में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इस सेशन को बहुत इन्जॉय किया होगा, और इसी तरह के हम ये रोज़ क्लास लाते रहेंगे आपके लिए। तो अब पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को चेक करने के लिए हमारी MCQ सीरीज़ देखते रहिए। और बहुत बहुत थैंक यू आपको सेशन एंजॉय करने के लिए।